नमस्कार, दृष्टि आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है संजूर और आज हम यूपीएससी के सीसेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी सीसेट मतलब यूपीएससी प्रीलिम्स की जो परीक्षा है वो 28 मई को संभावित है, हालांकि 28 मई को ही होगा। तो इसी तरह हम टारगेट यूपीएससी 2023 पे जो एक सीरीज चला रहे हैं, आज उसका एपिसोड नंबर 3 है, ठीक है। और हम इस पे किस चीज़ पे चर्चा करते हैं, तो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब जो सीसेट वाला पेपर होता है आपका 80 मार्क्स का, 80 क्वेश्चंस का, हम लोग उस पर चर्चा करते हैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। तो किस साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो अभी हम लोग 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे चर्चा कर रहे हैं। 2 एपिसोड आप लोगों ने देख लिया होगा संभवतः। 2 एपिसोड में लगभग हम लोगों ने 40 क्वेश्चन कवर कर लिया है। बाकी के जो बचे क्वेश्चन हैं 18 या 17 क्वेश्चन और जो बचे हैं मैथ्स रीजनिंग से, वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह 3 एपिसोड में आपका 2022 के क्वेश्चंस को हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आप जैसा देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कशन, और टॉपिक है हमारा सीसेट मतलब सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको आप जीएस पेपर 2 के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो चलिए बिना देरी के हम सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। तो स्क्रीन पे आपके पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैथ्स का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, इस चैप्टर का नाम है समय और कार्य। तो क्वेश्चन क्या है, 24 पुरुष और 12 महिलाएं एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मतलब क्या है, 24 मेल 12 फीमेल, ठीक है। ये किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो 12 पुरुष और 24 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो आपसे पूछा जा रहा है 12 पुरुष, ठीक है ना, यहाँ पे 12 पुरुष है और 24 महिलाएं हैं। अब आप एक चीज देख रहे होंगे कि यहाँ पे 24 है, यहाँ 12 है और यहाँ 12 हो गया, यहाँ 24 है। तो बहुत बच्चे को ये लग रहा होगा कि इससे दिक्कत क्या हुआ, यहाँ आधा हो गया और यहाँ 2 गुना हो गया, मतलब कुल मिला के 36 लोग ऊपर भी काम कर रहे हैं तो 30 दिन ले रहे हैं, तो 36 लोग नीचे भी काम कर रहे हैं तो ये भी 30 ही दिन लेंगे ना। लेकिन आप एक बात समझिए कि बात इसकी नहीं है कि वो 36 लोग काम कर रहे हैं, बात होती है इफिशियंसी की, बात होती है टाइम एंड वर्क में इफिशियंसी की। अगर आप टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा या आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा टाइम एंड वर्क को बहुत अच्छे से, तो उसमें एक होता है इफिशियंसी, जिसको दक्षता कहते हैं, कार्य क्षमता भी कहते हैं। तो उसमें जो ना इफिशियंसी का क्या रोल होता है कि मेल और फीमेल, जाहिर सी बात है 2 अलग अलग व्यक्ति हैं, तो दोनों का जो कार्य क्षमता होगा ना वो अलग अलग होगा। हो सकता है कि मेल का ज़्यादा हो फीमेल का कम हो, या फीमेल का ज़्यादा हो मेल का कम हो। अब मेल में बच्चे भी तो हो सकते हैं, अब ये बच्चे रहे होंगे और फीमेल मान लेते बड़े बड़े मतलब बड़ी लोग बड़ी होंगी, तो उसमें देखा जाएगा तो मेल का ऑटोमेटिक वहाँ पे इफिशियंसी कम हो जाएगा। तो आप ऐसे कभी ट्रीट मत कर लेना कि मेल है तो इफिशियंसी ज़्यादा है और फीमेल है तो इफिशियंसी कम है, ऐसे करोगे तो आप गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास और कोई डेटा नहीं दिया हुआ है। और डेटा से क्या मतलब था, अगर हम लोगों को पता होता मेल और फीमेल के कार्य क्षमता का अनुपात या उसके इफिशियंसी का कुछ ना कुछ रेशियो दिया रहता, ठीक है ना, तो हमको पता लग जाता कि फिर क्या कर सकते हैं, आप मेल और फीमेल के बीच रेशियो निकाल लेते और फिर आपका उत्तर पता लग जाता। लेकिन ऐसी स्थिति में आप कुछ भी संभव नहीं कह सकते कि 30 दिन ही लगेगा, ये तो खैर संभव कभी भी नहीं होगा, ये तो खैर किसी भी कीमत पे नहीं होगा ये आंसर, इसको तो काट ही दीजिए। 30 दिन से अधिक ये तब पॉसिबल हो पाता जब आपके फीमेल मतलब फीमेल का इफिशियंसी ज़्यादा होता, तब 30 दिन से अधिक लगता। 30 दिन से कम या 30 दिन से अधिक, 2 ऑप्शन तो खैर पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा तो कोई ऑप्शन होना नहीं चाहिए, ये भी गलत है। लास्ट आपका एक ही ऑप्शन बचता है कि कोई भी निष्कर्ष आपके लिए नहीं निकाल सकते क्योंकि आंकड़े अपर्याप्त है, मतलब यहाँ पे डेटा आपका सफिशियंट नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे और देना चाहिए। तो इस तरह मेरा उत्तर हो जाएगा डी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
91 इंटू 92 मतलब 91 गुना 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, ये सब गुना में है। और अगर इसको 1261 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा। अब देखिए, बहुत बच्चे ये सोच के घबरा रहे होंगे कि पहले तो इतना बड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसको 1261 से भाग करना पड़ेगा। तो कभी ऐसी गलती ना करें एग्जाम में। एग्जामिनर आपको कुछ ना कुछ सोच के ऐसा प्रश्न बनाया गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन कुछ नहीं है, ये बहुत आसान है। 93, 94, 95, 96, 97, 98 और 99, है ना। 99 तक है तो ठीक है, लिख लेते हैं। और आपको भाग किससे करना है, 1261 से। अब एक बात समझिए, 1261 से भाग देने के लिए मतलब या तो 91 1261 को भाग कर दे, ऐसा हो कुछ, या 92 से हो जाए। तो आप 1261 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, मतलब अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना, तो 1261 को हम लोग लिख सकते हैं 13 गुना 97। आप देख लीजिए, 13 सत्ते 91, 9 और 13 नमा 17 और 9 126। तो 13 गुना 97 जो होता है ना, वो आपका 1261 के बराबर हो। तो अगर 1261 के जगह हम 13 गुना 97 लिख ले, तो मेरे हिसाब से किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इससे मेरा काम आसान हो जाएगा। देखिए, 97 से 97 आप काट सकते हो आराम से, और 13 से यहाँ पे आप 7 बार में 91 काट सकते हो। तो कुल मिला के देखा गया तो नीचे कुछ भी नहीं बचा, और जब अगर नीचे कुछ भी नहीं बचा मतलब कंप्लीट डिवाइड कर दिया इसको, तो मेरा जो शेषफल हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, और यही मेरा सही जवाब। ठीक है, तो कुछ भी नहीं था, बस आपको इसका गुणनखंड करना था, अभाज्य गुणनखंड। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। 20 सेंटीमीटर लंबी और 8 सेंटीमीटर चौड़ी आयताकार चादर है, और उसके बारे में निम्नलिखित कथन दिए हुए हैं, उस पर आपको विचार करना है। मतलब उस पर आपको डिसीजन लेना है कि क्या ये पहला सही हो सकता है, या दूसरा सही हो सकता है, या दोनों सही हो सकता है, या दोनों गलत हो सकता है। तो सबसे पहले आप देखिए कि मेरे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 20 सेंटीमीटर लंबा और 8 सेंटीमीटर चौड़ा एक आयताकार चादर है। मान लेते यही है आयताकार चादर, इसकी लंबाई है 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर। सोच लीजिए ऐसा ही कोई आयताकार चादर है। अब कह रहा है कि पहला जो स्टेटमेंट है हमारे पास कि इस चादर को ठीक ठीक 4 वर्गाकार चादरों में काटना संभव है। आपसे पूछ रहा है कि क्या आप 4 स्क्वायर में काट सकते हैं इसको। स्क्वायर का क्या मतलब होता है, जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, यही ना। तो ऐसा आप कर सकते हो। तो देखिए, अगर इधर 8 है तो जाहिर सी बात है कि अगर मेरी लंबाई मतलब अगर ये चौड़ाई है तो लंबाई भी 8 हो जाए, तो फिर लंबाई चौड़ाई 8 हो जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर का एक कट लगा देते हैं। तो देखिए, एक स्क्वायर आपका बन गया। कितना स्क्वायर बनाना है, 4, और एक बार और कट लगा दीजिए 8 सेंटीमीटर का, है ना। ठीक है, यहाँ भी 8 है, ये भी 8 हो गया। ठीक है ना, तो देख रहे हैं पहला नंबर दूसरा नंबर, ठीक है ना, और ये भुजा है ये अलग है। ठीक है, तो आप इस तरह देखिए कि 2 तो आप वर्ग प्राप्त कर लिए। लेकिन देखिए, ऐसा कहीं पे कहा गया है क्या स्टेटमेंट में कि सब 8 मतलब सारे का डायमेंशन 1 होना चाहिए स्क्वायर का, ऐसा नहीं। बस आपको स्क्वायर पता करना है, मतलब आपको केवल चादर जो है ना वर्गाकार चाहिए। जरूरी नहीं कि 8 सेंटीमीटर का ही चाहिए, आप 2-2 सेंटीमीटर का काट लो। एक काम करो, अब देखो आपके पास बचा यहाँ पे 8 और इधर भी 8 है, तो हम इसको भी यहाँ से डिवाइड कर दें। तो देखिए 4-4 सेंटीमीटर का आप काट लो। सॉरी, यहाँ 4 नहीं बचा है, यहाँ सॉरी यहाँ 8 नहीं बचा है, यहाँ पे तो 4 ही बचेगा ना। यहाँ पे 4 बचा, देखिए 8 8 16 4 20 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर ये बचा। आप इस 8 सेंटीमीटर को 2 टुकड़े में कर लिए, एक 4 यहाँ हो गया, एक 4 यहाँ हो गया। जाहिर सी बात है यहाँ 4 है तो ये भी 4 है। तो कुल मिला के देखिए 1 2 3 और 4, मतलब आप 4 वर्गाकार टुकड़े में उस चादर को कट कर सकते हैं। 2 हो जाएगा 8-8 सेंटीमीटर का, 1 हो जाएगा 4 सेंटीमीटर का। मतलब कह सकते हैं कि पहला स्टेटमेंट तो हमारा सही है, मतलब ये तो गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, है ना। केवल 2 नहीं हो सकता, केवल 1 हो सकता है, और 1 और 2 दोनों भी हो सकता है। अगर दूसरा सही हो जाएगा तो ये आंसर, दूसरा सही नहीं हुआ तो पहला आंसर।
अब कह रहा है कि इस चादर को समान क्षेत्रफल वाले 10 त्रिभुजाकार चादरों में काटना संभव है क्या? तो देखिए फिर से हम ऐसा करते हैं कि एक और रेक्टेंगल वही बना लेते हैं, मान लेते हैं 20 है और 8 है, यही है ना। तो इसको 10 चादर में काटना है, ठीक है ना। और कैसा होना चाहिए? तो ट्राइंगुलर। अब एक काम कीजिए, इसको ऐसा कीजिए, आप 5 टुकड़े में पहले बांटिए, 1 2 3 4 और 5, है ना। देखिए 1 2 3 4 5, 5 टुकड़े में बांटे तो देखिए ये 4 ये 4 ये 4 ये 4 और ये 4, ठीक है। मतलब 8/4 का आपके पास एक एक टुकड़ा मिल रहा है। मतलब ये सब स्क्वायर नहीं है, ये सब रेक्टेंगल है। अब आपको एक बात पता होगा, चाहे स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, ये तो स्क्वायर दिख रहा होगा आपको और ये रेक्टेंगल हो, अगर डायगोनली आप काटेंगे ना तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है। ये आपको पता होना चाहिए प्रॉपर्टी। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये ट्राइंगल दिख रहा होगा आपको और ये भी एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, मतलब ये दोनों ट्राइंगल का एरिया आपस में बराबर होता है। तो आप ऐसा कीजिए, एक बार इसको ऐसे काट दीजिए, ठीक है, एक बार ऐसे काट दीजिए, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, कुल मिला के आप 10 त्रिभुजाकार चादर और भी समान मतलब आकार का, मतलब सेम साइज का आपने आराम आराम से 10 टुकड़े में इसको काट दिया। तो कुल मिला के देखा गया तो ये भी हमारा सही स्टेटमेंट है, कथन हमारा ये सही है। इस तरह मेरा उत्तर क्या हो जाएगा? 1 और 2 2, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, ठीक है ना। परसेंटेज से है ये क्वेश्चन और अच्छा है। जब एक संख्या x का 70% एक अन्य संख्या y में जोड़ा जाता है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि एक संख्या है हमारे पास x, उसका 70% जो है ना y में जोड़ दिया जाता है, तो उसका योग जो है ना y के 165% के बराबर हो जाता है। तो चलिए अभी यहां तक समझ गए होंगे। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जब संख्या x का अब 60% और उसको z से जोड़ा जाता है तो z का 165% हो जाता है। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। मतलब क्या है? z छोटा है x से, x छोटा है y से, कि x छोटा है y से, कि y छोटा है z से। इस तरह करके 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है। तो हम क्या करेंगे ना कि सबसे पहले स्टेटमेंट को लिखने की कोशिश करेंगे कि x का 70% जो है ना उसमें अगर y जोड़ते हैं तो ये बन जाता है y का 165। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है ना। ये हो जाएगा 70x/100 और इधर हो जाएगा आपका 165 y/100 और ये y उधर हो जाएगा तो -y हो जाएगा। हम इधर लिख सकते हैं 70x/100 और उधर लिख लेंगे, देखिए 165 में अगर इसका एलसीएम लेंगे तो 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 65y/100। तो देखिए 100 तो कैंसिल हो गया, तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 70x = 65y और x और अपॉन y की अगर बात करें तो ये हो जाएगा 65/70। जब आप इसको कटाइएगा तो 5 से हो जाएगा 13 और 5 से 14, मतलब 13/14। और अगर x रेशियो y की बात करें तो ये हो जाता है 13:14। देखिए लंबा लग रहा होगा, लेकिन जानबूझ के आपको इतना आसान भाषा में समझाया जा रहा है कि आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकें। नहीं तो क्या है, 1 मिनट में ट्रिक से बताया जा सकता है, बट ये भी ट्रिक ही है, ऐसा नहीं है बस इसको लिखा जा रहा है। आप इतना थोड़ी करेंगे एग्जाम में, आपको पता है कि इधर 65 हो जाएगा, इधर 70 हो जाएगा, तो आप सीधा 65-70 सोच सकते थे, ठीक है ना। तो आप ऐसे सोच लेंगे कि भाई x का 70% है, y में जोड़ा जाता है और उधर 165 हो जाता है, तो कुल मिला के इधर से जब उधर वो जाएगा तो ये 65 बना देगा उसको, है ना। तो इधर 70 उधर 65, मतलब x गुना 70 बराबर y गुना 65। आप ऐसे सोच सकते हैं, समझ रहे हैं ना, आप ऐसा सोच सकते हैं। हो गया। अब आप देखिए दूसरे कथन में कहा जा रहा है कि जब संख्या का 60% जेड में जोड़ा जाता है, तो देखिए फिर से वही है, 60% जेड में जोड़े तो बन गया जेड का कितना? 165%। यही बोल रहा है ना, 165 ही बोल रहा है। अब देखिए फिर से मैंने आपको बताया था ना कि जब उधर जाएगा तो ये 100 घटा देगा उसमें, तो हम क्या लिख सकते हैं? अब सीधा सीधे लिखिए, देखिए x गुना 60 बराबर जेड गुना 65, यही हो जाएगा ना डायरेक्ट। तो अगर x और z का अनुपात निकालेंगे तो क्या हो जाएगा?
65/60 मतलब 5 से 13 और 5 से 12 मतलब 13/12 मतलब 13:12। अब एक बात सोचिए, x और y का अनुपात है 13:14। x और y है 13:14 और x और z है आपके पास 13:12। तो आप कह सकते हैं ना कि कौन बड़ा हो गया। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा मुझे लग रहा है y है, y बड़ा है सबसे, उसके बाद आपका बड़ा कौन है x, और उसके बाद z सबसे छोटा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आपका आंसर ऐसे दिया हुआ है एक्चुअल में, है ना, z सबसे छोटा, फिर x उससे थोड़ा बड़ा, और फिर y सबसे बड़ा, मतलब z लेस देन इक्वल टू x, सॉरी z लेस देन x लेस देन y। पहला ऑप्शन आपका सही है, z लेस देन x लेस देन y। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए ये भी एक अच्छा प्रश्न है, इलेक्शन से है, हमेशा आपको दिखता होगा परसेंटेज के चैप्टर में इलेक्शन का क्वेश्चन और एक एग्जामिनेशन का क्वेश्चन। तो यहाँ है कि दो उम्मीदवार है एक्स और वाई ने एक निर्वाचन में भाग लिया, मतलब कहीं पे एक इलेक्शन हो रहा था, उसमें दो ही उम्मीदवार थे एक्स और वाई। जनरली ऐसा होता नहीं है, पर ठीक है, यहाँ दो उम्मीदवार है। 80% लोगों ने मतदान किया है। जाहिर सी बात है सारे लोग तो जाते नहीं है, कुछ परसेंटेज लोग नहीं देते हैं वोट, तो यहाँ पे 20% लोग वोट नहीं दिए। और ये भी कहा गया कि कोई भी जो है ना मत अवैध नहीं हुआ है, मतलब जितना वोट पड़ा है 80% वो सारा काउंटेबल था, मतलब सब यूजफुल था। एक आजकल ऑप्शन आ गया नोटा, नन ऑफ द एबव, है ना, नन ऑफ द एबव, लेकिन उपर्युक्त में से कोई नहीं। मतलब कई लोग क्या होता है ना कि किसी को भी नहीं चुनना चाहते तो नोटा दबा के आते हैं, तो ऐसा भी कोई ऑप्शन वहां पे नहीं था, ऐसा विकल्प नहीं था। तो अब कह रहा है कि कुल पड़े मतों का 56% जो मत है ना वो मिला है एक्स को, और वह 1440 मतों से जीत गया। ऑब्वियसली जीतेगा, क्योंकि अगर 100% वोट है, उसका 56% अगर एक्स ने प्राप्त कर लिया है तो वाई को 44 ही मिला, तो वह हार ही गया ऑब्वियसली। तो पूछ रहा है कि सूची में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है। देखिए यहाँ पे बच्चे जनरली क्या गलती करते हैं ना, ये 80% को भूल जाते हैं, वो 100 में कंसिडर करके चलते हैं और गलती हो जाती है। तो यहाँ पे हम एक बात आपको पहले बता दें, सबसे यहाँ पे आप सबसे पहले ये सोचे कि मानव जो कुल वोट पड़ा होगा ना, या कुल वोट पड़ा नहीं होगा, कुल वोट जो होगा वो होगा मान लीजिए 100 या 1000, मान लीजिए थोड़ा आसान हो जाएगा 1000, और 80% ही वोट मतलब मतदान किया गया है। तो 80% अगर मत हुआ है तो कितना हो जाएगा, 1000 का 80% अगर निकालेंगे तो 800 लोगों ने ही मतदान किया है, और इसी में हार और जीत हुआ होगा। तो 800 में ही ए और बी को वोट मिला है, आप समझिए इस तरह। तो 800 में ए को मिल गया 56% और बी को मिल गया 44%। अब पूछेंगे आप 44 कहाँ से आया, तो जब ए को 56 मिला होगा तो बी को 44 ही मिला होगा ना, क्योंकि दोनों को मिला के 100 तो पुराना ही है। तो 800 का 56% मिला, मतलब 800 का 56% करेंगे तो 56 गुना 8, 8 6 का 48, 8 5 40, 4 48, मतलब 488 वोट जो है ना वो ए को प्राप्त हुआ है। और इसमें आप सही किए है ना, 8 6 का 48, 8 5 8 40, 8 48, ठीक, सॉरी 8 6 का 48, 4 5 8 40, 4 44, मतलब 448 होगा। और बचा वोट इसको मिलेगा, तो 800 में इसको घटा दीजिए, 10 में 8 गया 2, है ना, 9 में 4 गया 5, और यहाँ पे कितना बच गया, 7 में 4 गया 3, मतलब 352 वोट ही आप मतलब वाई को प्राप्त हुआ था। इसी दोनों के बीच जो अंतर है ना वही हार और जीत यहाँ पे दर्शाता है, जो 1440 मत के बराबर है। लेकिन यहाँ पे रियल में जो आंसर आ रहा है, सॉरी रियल में जो यहाँ पे डिफरेंस है वो कितने का है, तो 9 मतलब 92 यूनिट का है ना, सॉरी 96 यूनिट, 96 यूनिट का जो डिफरेंस है ना वही कहीं ना कहीं यहाँ पे 1440 को दर्शाता है। ठीक है ना, तो एक यूनिट यहाँ पे दर्शा देगा 1440/96, तो आपने माना है 1000 यूनिट। आपसे देखिए अब यहाँ पे पूछा है मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है, ना कि मतदान किया गया है कितनी, उसकी संख्या नहीं पूछी गई है। देखिए दो आंसर आ सकता था, अगर आपसे पूछा जाता कि कितने मतदान हुए हैं
तो आप 80% की वैल्यू निकालते। लेकिन आपसे यहाँ पे पूछा गया मतदाताओं की कुल संख्या, मतलब 100%, मतलब 1000। तो गुना आप यहाँ पे करेंगे 1440/96 और गुना। जब आप इसको कटाएंगे ना, ये जब सब आप कटा देंगे तो ये यहाँ पे 15 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे उत्तर आपका हो जाएगा 15, ठीक है ना। मतलब 15,000 जो है ना वो मतदाताओं की संख्या थी। हालांकि 80% लोगों ने ही वोट दिया, मतलब 12,000 लोग वोट दिए थे। तो बहुत बच्चे 12,000 लगा के आए होंगे, इसलिए ऑप्शन देखिए तुरंत बी में भी 12,000 दिया हुआ है, लेकिन ये गलत है, ठीक है ना। आपसे मतदाताओं की संख्या पूछी गई है, ना कि मतदान हुए वोटों की संख्या पूछी, ऐसा नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। 1000 से बड़ी वह लघुत्तम संख्या कौन सी है जिसे 6, 9, 12, 15, 18 में से किसी एक से भी विभाजित करें ना तो शेषफल 3 बचे। मतलब आप किसी भी संख्या से विभाजित करें तो शेषफल 3 आना चाहिए। और 1000 से वो लघुत्तम, मतलब 1000 से बड़ी लेकिन लघुत्तम भी होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि 1000 से बड़ी बोला जा रहा है तो आप 9,999 तक लेके चलें। मतलब 1000 के बाद आप 1001 सोच लें, 1002 सोच लें, मतलब जितना कम से कम हो। एलसीएम का तो मतलब ही होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ऐसे केस में सबसे पहले आप 6, 9, 12, 15, 18 का आप क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? एक ऐसी संख्या जो सारी संख्याओं से विभाजित हो। तो देखिए इसका एलसीएम मेरे हिसाब से 180 आना चाहिए, और आप इसको इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। अगर इस मेथड से भी निकालेंगे तो शायद 180 आएगा। देखिए 6 भी 180, 180 6 से भी भाग लग रहा है, 180 9 से भी भाग लग रहा है, ठीक है, 12 से भी भाग लग जाएगा, 15 से भी और 18 से भी। हम 90 लेंगे तो 12 से भाग नहीं लगता, 6, 9, 15, 18 से तो लग जाता। तो एक ऐसा संख्या भी तो सोचना है ना जो सबसे भाग लगे, तो 180 है। ये सब ट्रिक है, आप आराम से नॉर्मल तरीके से भी निकाल सकते हैं। जब आप बहुत एक्सपीरियंस हो जाएंगे, बहुत बार जब एलसीएम के क्वेश्चन को बना लेंगे तो एलसीएम आपको तुरंत मिल जाएगा बिना कैलकुलेशन की। अब देखिए 180 आपका एलसीएम आ गया, तो अब आप 180 को या 1000 को 180 से भाग लगाइए तो कितना हो जाएगा, करते हैं। तो 180, 18×5 = 90, 18×6, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं 5 बार में करते हैं, तो देखिए 100 आ गया। आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या आ गया, 100 आपका बच गया। क्योंकि यहाँ पे अब आपके पास अगर यहाँ पे 80 और होता ना तो ये कंप्लीट भाग लग जाता। मतलब कितना कम पड़ रहा है, अगर 6 से भाग करते तो 180 को 1080, मतलब अगर 80 मेरे पास और होता तो मेरा कंप्लीट मतलब डिवाइड हो जाता ये सारे संख्याओं से। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमको ये देखना है कि ये तो चलिए हो गया मेरे पास 1080 आंसर, लेकिन क्या 1080 आंसर है क्या ऑप्शन में? इसलिए नहीं है कि अब ये कह रहा है कि विभाजित तो करें लेकिन लास्ट में शेष आपका 3 भी बचना चाहिए। तो शेष 3 बचने के लिए आप 3 जोड़ दीजिए, तो आपका सही जवाब जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा 1083। क्योंकि अब जब आप 6 से करेंगे ना भाग तो 1083 को, तो 3 ही शेष फल बचेगा। 9 से भी करेंगे तो 3 ही बचेगा, या किसी से भी करें 3 ही बचेगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मान लीजिए कि 2 अंकों की एक संख्या है और उन्हीं अंकों को उल्टे क्रम में लिखने से बनी संख्या है, ठीक है। मतलब 2 संख्या है, p 2 अंकों की एक संख्या और उसी को उल्टे क्रम में लिखने से बनी संख्या है। q होगा, यहाँ पे एक जगह छूट गया है, और q, यहाँ पे q डाल दीजिए। q जो है ना उन्हीं अंकों को उल्टे क्रम में लिखने से बनी संख्या है। यदि p और इंटू q, मतलब p गुना q बराबर 2430 है तो p और q के बीच का अंतर क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे ये दिया रहता कि p प्लस q का सम तो थोड़ा सा आसान हो जाता काम, या ये बोला जाता कि p और q क्या है और ऑप्शन में 2 2 मेरे पास रहता तो हम ऑप्शन से करने की कोशिश करते।
लेकिन ऑप्शन से नहीं हो पाएगा, आपको पहले बता दें। अगर कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ऑप्शन से कर लेंगे, तो नहीं होगा, ऑप्शन से बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए एक सबसे अच्छा ट्रिक क्या है, समझिए। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यूनिट प्लेस पे जीरो है, क्या दिख रहा है आपको, जीरो। तो अगर आप किसी भी दो संख्याओं को गुना करते हैं तो यूनिट प्लेस पे जीरो कब आएगा, कब आएगा, दो ही केस में आएगा या तीन केस में आएगा। एक तो आपका 5 गुना 4 हो जाए, मतलब यूनिट प्लेस पे दोनों संख्या के 5 और 4 दिखे या 4 और 5 दिखे, ठीक है। या यूनिट प्लेस पे आपके 5 और 2 का कुछ रिजल्ट दिख जाए, ठीक है ना, मतलब संयोजन। या फिर आपका ऐसा कुछ दिख जाए, मतलब यूनिट प्लेस पे जीरो के साथ कुछ भी दिख जाए, जीरो के साथ कुछ भी दिख जाए, तो मेरा काम हो जाएगा। लेकिन अब एक बात आपको बता दें, जीरो वाला केस इसलिए संभव नहीं है। मान लेते हैं हम 50 ले लेते हैं पहली संख्या, और दूसरी संख्या बोला जा रहा है कि उसको पलट के बनाना है, तो पलट के बनाइएगा तो वो दो अंकों की संख्या ऐसे भी नहीं होगी, ठीक है। तो आप जीरो वाला केस तो कंसीडर नहीं कर सकते, ये तो खत्म हो गया। अब आपके पास दो ही केस है, एक है 5 गुना 4 और एक है 5 गुना। अब आप क्या करेंगे, तो देखिए हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले 5 गुना 4 के केस को लें, तो ऐसे ले लें क्या, 54, और इसको पलट के ले लीजिए 45। लेकिन कंडीशन ये फॉलो होना चाहिए कि ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपका 2430 हो। तो ऐसा करके देखते हैं गुना, 4 पंचे 20, 5 पच्चे 25 और 2 27, 4 चौके 16 और 5 चौके 20, 1 21, तो 0 7 6 13, 2 1 3 1 4, 2430। वाह, बहुत अच्छी बात है, एक ही बार में हो गया। तो हम कह सकते हैं कि वो जो दो संख्या है ना, x और y, वो आपका 54 और 45 होगा। और x 54 ही होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि सॉरी x और नहीं है, p और q है। यहाँ पे p 54 ही होगा क्योंकि आपसे p और q का अंतर पूछा जा रहा है। और ऐसा जरूरी में नहीं है कि क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा है कि p बड़ा होना चाहिए, तो चलिए आप किसी को भी p q मान लीजिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बस अंतर आपको पता करना है। तो यहाँ पे जब 54 को 45 में घटाएंगे ना, ठीक है, तो आंसर मेरा 9 आएगा। अब आप बोलेंगे कि ये वाला पॉसिबल था क्या, तो देखिए आप लेके देख लीजिए 52 और पलटिए 25। जब 25 को 52 से गुना करेंगे ना, तो नहीं आएगा 2430, कम होगा। करके देख लीजिए, 25 दूना 50, 5 25 पंचे 125, 5 30, मतलब 1300 होगा। तो ये तो ऐसे भी संभव नहीं था, और कोई जोड़ा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके पास संख्या 1 से लेकर 9 तक ही है। आप इसी में कुछ सोचेंगे ना, और आपको मैंने जब पहले ही बता दिया कि यही 3 संयोजन है आपके पास, तो इस क्वेश्चन का ये सबसे बेस्ट ट्रिक है। आपको हो सकता है यूट्यूब पे बहुत डिटेल में बताया गया होगा कोई कोई टीचर ने, लेकिन वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो आप इसको देख लो, ये बेस्ट है। इससे ज़्यादा कुछ मतलब इससे छोटा हो ही नहीं सकता। ये बेस्ट है कि आपके पास 3 ही संयोजन। अगर आपको और कोई लगता हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि अगर कोई और संयोजन आपको रहा होगा तो। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि दो धनपूर्ण संख्या, मतलब पॉजिटिव नंबर है p और q के बारे में इस प्रकार है कि p अभाज्य है, मतलब ये p हो गया प्राइम, और q भाज्य, मतलब q हो गया कंपोजिट, ठीक है ना। संख्या है और इस पे विचार करना है आपको कि p गुना q एक विषम संख्या हो सकता है क्या। तो p अगर अभाज्य होगा तो p क्या क्या हो सकता है, तो देखिए 2 3 5 7 9 11, सॉरी 9 कहाँ से आ गया, 7 के बाद आपका 11 13 17, इस तरह करके आपका p हो सकता है। और अगर q की बात करें तो q आपका भाज्य होगा, तो भाज्य कहाँ से ले सकते हैं आप, 4 6, है ना, 8 9 10 12 14, ठीक है। तो इस तरह करके आप q ले लिए, इतने में काम बन जाएगा, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या है कि p गुना q विषम पुराना है, तो देखिए ऐसा कोई दो डिजिट ढूंढिए इसमें से अलग अलग कि वो विषम हो जाए। यहाँ तो देख रहे सम हो जाएगा, विषम बनाने के लिए तो देखिए इस दोनों का संयोजन ले लीजिए आप, 9 या 27, तो
एक भी रिजल्ट में अगर विषम बन रहा है तो मेरा तो आंसर हो गया ना कि हाँ भाई ऐसा है पॉसिबल। ऐसा तो नहीं बोल रहा कि सम नहीं होना चाहिए, वो बोल रहा है कि विषम हो सकता है क्या, तो हाँ हो सकता है, किसी एक भी रिजल्ट में है। दूसरा बोल रहा है कि Q बटे P जो है ना अभाज्य संख्या हो सकता है क्या। तो देखिए Q बटे P को अभाज्य बनाना है तो देख लीजिए यहाँ पे 6 और 2 को ले लीजिए, 6 बटे 2, तो ये हो जाएगा आपका 3। 3 अभाज्य संख्या है मेरा, तो ये भी सही है। अब बोल रहा है कि P प्लस Q अभाज्य संख्या हो सकता है क्या। तो देखिए आप इसको ले लीजिए 7 और 12 को, ठीक है ना, या 11 12 भी ले सकते थे। 7 12 लेंगे तो 19 हो जाएगा, 11 12 भी लेंगे तो 23 हो जाएगा। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होगी क्योंकि संख्या तो बहुत है, मैंने तो इसलिए डॉट डॉट लगा दिया कि आप बढ़ते जाइए, लेकिन मेरा काम इतने में हो जाएगा तो क्यों ज़्यादा लिखना। तो इस तरह देख रहे हैं कि मेरा तीनों कथन यहाँ पे सही है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से आपको विचार करना है और बहुत ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एक बात रटने की है, आप चाहे तो उसको याद रख लीजिएगा, हो सकता है कि आगे कभी क्वेश्चन रिपीट हो जाए। पहला कथन है कि अपराह्न मतलब PM 3:16 बजे और 3:17 बजे, मतलब 3:16 PM 3:17 PM, बस 1 मिनट का गैप है के बीच जो घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई एक साथ मिलती है। 3:16 और 3:17 के बीच जो है ना घंटे और मिनट की सुई एक साथ मिलती है। तो देखिए इसके लिए आप याद रख लीजिए कि 3:16 4/11 के आसपास ये दोनों घड़ी की सुई आपस में ओवरलैप होती है। कौन कौन सा, आर और मिनट, है ना, ये आप इसको याद रखें। तो पहला कथन ये सही है। दूसरा कह रहा है कि अपराह्न फिर से 4:58 PM और फिर से 4:59 PM, क्या मिनट और सेकंड की सुई एक साथ मिलती है। तो एक बात याद रखिएगा, गलती मत करिएगा, यहाँ पे घंटा और मिनट नहीं दिया है, यहाँ मिनट और सेकंड दिया है। तो ऐसे केस में क्या होगा ना कि आप एक बात समझिए, सेकंड की सुई कंटिन्यू चलती है, 1 मिनट में 7 सेकंड, वो रुकती नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो वो मिलेगी ही ना इसके बीच। 4:59 से लेके 4:58 से लेके 4:59 में 60 बार वो सुई रिपीट होगी सेकेंड वाली, तो कहीं ना कहीं तो ओवरलैप होना ही है मिनट के साथ, घंटा के भी साथ रिपीट होगा। तो मेरा सही जवाब है कि दोनों कथन हमारा यहाँ पर सही है, ठीक है ना। तो बहुत साधारण सा क्वेश्चन था और ये सब थोड़ा सा पजल टाइप का क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा बेसिक आना चाहिए। अब आएगा अगला क्वेश्चन कि देखिए एक्स और वाई दो पात्र हैं, मतलब दो बर्तन समझ लीजिए, इस तरह का है, ये एक्स है और ये बर्तन आपका वाई है ना, ये वाई है और ये तरह से समझिए एक्स है। अब क्या है ना कि एक्स में जो है ना, एक्स में आपका 100 ml मिल्क है, दूध है, और वाई में पानी है, 100 ml पानी है। अभी क्वेश्चन पढ़ेंगे वाटर, ठीक है, मतलब एक्स में 100 ml दूध है और वाई में 100 ml पानी है। अब एक्स में से 20 ml दूध, मतलब इससे 20 ml दूध को वाई में ट्रांसफर किया जाता है और अच्छी तरह मिलाकर, मतलब उसको मिश्रण बना दिया गया, फिर वाई का 20 ml में डाल दिया गया। तो ये 20 ml अब क्या जाएगा, यहाँ से दूध और पानी दोनों जाएगा ना, मतलब मिश्रण, ठीक है ना, उसमें चला जाएगा। तो यदि x में दूध का अनुपात m से डिनोट किया जाता है, तो यहाँ पे m से मिल्क को डिनोट किया जाता है और y में जल का अनुपात मतलब पानी का अनुपात n से डिनोट। तो बोल रहा है कि कौन सा कथन सही है, क्या m बराबर n होगा, मतलब दूध और पानी दोनों में बराबर होंगे, या दूध ज़्यादा होगा पानी से, या दूध कम होगा पानी से, या
निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो देखिए ये ऑप्शन तो खैर आप पहले ही मान लीजिए कि नहीं होगा, क्योंकि इसका आंसर पॉसिबल है, अगर आप एलिगेशन मिक्सर चैप्टर अच्छे से पढ़े होंगे तो। अब देखिए हम आपको बताते हैं इसको कैसे बनाना है। चलते हैं अगले पेज पे, अच्छे से बनाएंगे कि x में 100 ml क्या है, ठीक है, y में क्या है 100 ml वाटर है। अब आप यहां से 20 ml ट्रांसफर कर दिए मिल्क, 20 ml, तो इधर कितना हो जाएगा 100 प्लस 20, मतलब 120 ml आपके पास यहाँ पे मिश्रण आ गया। और अगर बोला जाए तो मिल्क और वाटर का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 5:1। कोई दिक्कत, देख रहे हैं ना 100 और 20 है तो 5:1 हो गया। अब क्या करना है, वापस से इसमें 20 लीटर डालना है मिक्सचर। तो ये जो 20 ml उधर जाएगा तो वो किस अनुपात में जाएगा, 5:1 में ही तो जाएगा ना। तो 20 जो है 5:1 में जाएगा, मतलब 6 यूनिट बराबर 20। तो अगर हम इसकी बात करें मिल्क की, तो मिल्क जाएगा 100/6, मतलब 50/3 है ना मिल्क। और वाटर कितना जाएगा उधर, तो 20/6 गुना 1, मतलब 10/, ठीक है। और इधर इतना कम भी होगा ये चीज़, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, ये देखना है कि इधर मिल्क कितना बचा था आपके पास 80, मिल्क कितना आ रहा है उधर से 50/3, दोनों को जोड़िए तो देखिए अब प्लस 50/3, मतलब 290/3 जो है ना, 290/3 आपका यहाँ पे हो गया ml, ठीक है। अब इधर देखिए आपका वाटर कितना बच रहा है, तो एक वाटर आपके पास इधर कितना था, यहाँ पे मिल्क और वाटर नहीं है, वाटर और मिल्क है का रेशियो है ये, ठीक है ना, वाटर और मिल्क का रेशियो, ठीक है। तो हमारे पास ये कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पे, वाटर और मिल्क का रेशियो था ना, तो वाटर मेरा इधर और यहाँ पे ये मिल्क हो जाएगा, है ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो 10/3 ही जोड़ना है ना इधर, 10/3 जोड़ना है, तो ये कितना हो जाएगा 240 प्लस 10, तो मतलब हो जाएगा 250/3, मतलब इधर जो है ना मिल्क मेरा हो गया 250/3। तो इधर वाटर कितना बच रहा होगा, तो वाटर हमारा इधर कितना कम हो गया, वाटर मेरे पास यहाँ पे था 100, कम कितना हो रहा है 50/, तो देख रहे हैं ये कितना हो जाएगा 300 माइनस 50/3, ये हो जाएगा 250/, है ना। तो 250/3 आप इसको अच्छे से इधर देख लें, अगर आपको ना दिख रहा होगा तो जब आप इसको करेंगे तो 300 माइनस 50 कितना हो जाएगा 250/3 ml, ये हो जाएगा मेरा n, ये कर रहा है n को डिनोट और ये कर रहा है m को डिनोट। अब आप बताइए m और n की वैल्यू तो सेम है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा m बराबर n। समझ गया ना, आपको पूरा डिटेल में करके बताया गया है। और अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए ना, तो आप इसको याद रख लेना, ये रेशियो अगर मान लेते ये सेम हो यहाँ पे, ठीक है, और रेशियो बस आपका ये भी सेम हो, मतलब 20 के जगह 40 हो जाए, मतलब ये 100 हो 100, तो वहाँ पे 400 400 हो, 20 20 हो तो 40 40 हो जाए, और रेशियो आपका यही होगा ना। तो हमेशा याद रखिएगा कि दूध और पानी का अनुपात दोनों में हमेशा बराबर होगा, और पानी पानी का भी अनुपात बराबर हो गया ना, ठीक है, इधर पानी तो उधर दूध, और उधर दूध तो इधर पानी, सब आपस में बराबर होगा। बस इसको याद रखिएगा कि यहाँ डिजिट सेम हो तो यहाँ भी हो, ये डिजिट और ये डिजिट हमेशा से, हम 100 20 की बात नहीं कर रहे, कुछ भी हो लेकिन सेम हो, तो आंसर आपका यही आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि एक वृत्तारेख, मतलब पाई चार्ट है, एक वृत्त आरेख है आपका कि किसी गृहस्थी में 5 भिन्न मदों मदों है ये ए बी सी डी और ई पर हुआ व्यय बताता है, मतलब 5 टुकड़े में इसको बांट दीजिए, ठीक है ना, 5 टुकड़े में बट गया ना। अभी कौन टुकड़ा बड़ा छोटा है उससे आप टेंशन ना लीजिएगा,
ये बी सी डी ई है, तो बी बड़ा है ना, तो हम इसको 90 डिग्री यहाँ मान लेते हैं। उसके बाद 50 चलिए इसको मान लेते हैं। उसके बाद 75 इसको मान लेते हैं, 45 इसको मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद बच रहा है कौन सा, ए, तो ये हो जाएगा मेरा बी। सी आप 50 माने हैं ना, सी ये हो जाएगा। डी माने आप 45 और आप ई माने हैं 75। तो ए जो बचेगा वो क्या होगा, 360 में इन लोग को घटाने के बाद ही तो होगा ना इन सभी को। तो देखिए कितना हो जाएगा, 90 + 50 140 और 10 50 और 7 4 11, तो 150 + 110 260। मुझे लगता है ए ज़्यादा हो जाएगा ना। चलिए कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना, ए को थोड़ा सा इधर कर देते हैं, ये पूरा ए का हिस्सा है, ठीक है। 100 डिग्री ए है। तो पूछा जा रहा है कि ए पर जो व्यय हुआ है ना उसका प्रतिशत बताइए। आपने डिग्री में आंसर दिया, याद रखिएगा, प्रतिशत में बताना है। तो डिग्री को परसेंटेज में चेंज करने का एक फॉर्मूला होता है। अगर आप डिग्री को परसेंटेज में चेंज करेंगे ना, तो करिएगा, डिग्री है 100, 100 जो है वो 360 डिग्री के बराबर, 360 में 100 की वैल्यू है ना वो, मतलब 100 जो है वो 360 में, हमको निकालना है प्रतिशत में। प्रतिशत जो होता है वो 100 में बताना होता है। बस इसको सॉल्व कर दी, तो देखिए 0 0 कैंसिल हो गया, ये 2 बार 2 से 5, 2 से 18, 2 से 9 और 2 से 50, तो ये हो जाता है 250/9 प्रतिशत, और मेरा आंसर हो जाएगा डी। बहुत साधारण सा क्वेश्चन था, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को। यदि 15 × 14 × 13 × डॉट 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 गुना 3 × 2 × 1 बराबर 3 पे पावर m × n है, जहां m और n धनात्मक पूर्णांक है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर, तो m का मान, महत्तम मान क्या है, महत्तम मतलब मैक्सिमम मान। देखिए ऐसे प्रश्न को ना आप, और भी लोग जो बताए हैं उसमें क्या है ना कि परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बहुत सारा, मतलब पता नहीं क्या क्या फॉर्मूला लगा दिया है कि समझने में आपको दिक्कत होगा, हो सकता है आप ना भी समझे। मैं आपको एकदम आसान भाषा में समझा देता हूँ। 15 × 14 है, गुना 13 है, गुना 12 है, गुना 11, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1, यही है ना। लिख दीजिए, इतना टाइम जितना उसको करेंगे ना उससे कम समय में कर लेंगे। लाना है 3 पे पावर m, मतलब 3 होना चाहिए हमारा बेस, तो जिसमें जिसमें 3 आ रहा है ना उसको फैक्टर कर लीजिए। यहाँ 3 × 5 हो रहा है, ये 3 में आएगा, पॉसिबल नहीं है, ये भी नहीं आएगा, ये आ जाएगा क्या, हाँ 3 × 4 में आ जाएगा, ये को भी लिख लिए। देखिए ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये आ जाएगा 3 × 3, 2 बार 3 है ना, ध्यान रखिएगा। ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये आएगा क्या, 3 × 2, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये तो है ही 3। तो अब आप काउंट कीजिए कि कितना बार 3 आया मेरा, 1 2 3 4 5 और 6, तो कुल मिला के यहाँ पे 3 पे पावर 6 तो आना ही, और n की वैल्यू जो है उससे हमको क्या लेना देना, मेरे से m का महत्तम मान ही तो पूछा है, तो मेरा सही जवाब क्या हो जाएगा, 6। बताइए कितना आसान क्वेश्चन था, क्यों इसमें लगाना परमुटेशन कॉम्बिनेशन, क्यों ज़्यादा फॉर्मूला यूज करना, तो कुल मिला के मेरा सही जवाब है 6। चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है कि यहाँ पे x का जगह क्या होगा, मतलब x के प्लेस पे क्या रखेंगे। तो है 2 12 36 80 150 और x, यही तो बताना है। देखिए इसका दो तरीके से आप बना सकते हैं। एक तो है कि पहले देखिए 2 + 10 करेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 + 24 करेंगे तो 36 आ जाएगा, 36 + 46 करेंगे, या क्या 44 करना पड़ेगा ना, 6 4 10 4 3 7, और +70 करेंगे तो फिर आ जाएगा 150। फिर देखेंगे आप यहाँ पे एक और सीरीज चलेगा इसमें, 14, यहाँ चलेगा 20 और यहाँ चलेगा 26, इसमें भी एक और सीरीज चलेगा, क्या चलेगा, तो 14 + 6, ठीक है ना, 20 + 26। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सारे का सम कर दीजिए यहाँ, मतलब 150 + 70 + 26 + 6, सब जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 252, है ना। देख लीजिए 6 6 12, 3 7 10, 5 15 और 2। लेकिन हम कहते हैं थोड़ा सा ये लेंदी लगा होगा आपको, तो हम ये देख सकते हैं क्या ये कैसे बना होगा, तो देखिए
2 गुना 1 के पावर स्क्वायर, फिर ये बना होगा 3 गुना 2 पे पावर स्क्वायर, फिर यहाँ बना 4 गुना 3 पे पावर स्क्वायर, ये बन गया 5 गुना 4 पे पावर स्क्वायर, ये बन गया 6 गुना 5 पे पावर स्क्वायर, तो यहाँ पे बनेगा 7 गुना 6 पे पावर स्क्वायर। तो जब हम 7 गुना 6 पे पावर स्क्वायर करेंगे तो 36 गुना 7 हो जाएगा, 7 6 के 42, 4 7 1 4 25। तो मेरा वैसे भी आंसर 252 ही आएगा। तो इस तरह मेरा सही जवाब हो जाएगा 252। ठीक है, आप देख लीजिए। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि एक शून्येतर अंक का मतलब नॉन जीरो डिजिट अंग्रेजी वर्णमाला में एक स्वर एक व्यंजन कैपिटल लेटर में आपको एक पासवर्ड बनाना है। मतलब आपके पास पासवर्ड बनाना है ऐसा 3 अंक का, या मतलब समझिए 3 उसमें एक अंक है और 2 स्वर और व्यंजन है मिलके। इस तरह प्रयुक्त किए जाने कि हर पासवर्ड आपका स्वर से शुरू हो, मतलब वॉवेल से शुरू हो और कॉन्सोनेंट पे समाप्त हो, व्यंजन पे। तो ऐसे कितने पासवर्ड संभव है? देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, मतलब इतना आसान क्वेश्चन है ना कि आप बोलेंगे कि इतना आसान क्वेश्चन क्यों ही पूछ लिया। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि वॉवेल कितने होते हैं। वॉवेल है 5, नंबर कितने होते हैं, मतलब डिजिट है ना, नंबर नहीं, डिजिट कितने होते हैं 1 से 9। आपको एक ही डिजिट तो रखना है ना, तो 1 से 9 मतलब 9। और फिर कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, तो वो होते हैं 21, है ना, 5 और 21। अब स्वर से शुरू होगा तो यहाँ पे आप ए ई आई ओ यू कुछ भी तो रख सकते हैं। तो एक बार ए रख सकते हैं, एक बार ई रख सकते हैं, एक बार आई रख सकते हैं, एक बार ओ रख सकते हैं और एक बार यू रख सकते हैं। मतलब 5 तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हैं ना, हर बार अलग अलग ले लीजिए। गुना, अब यहाँ पे डिजिट रखना है 1 से 9, वो भी 9 तरीके से रखाएगा, कई बार 1 होगा फिर दूसरी बार 2 होगा, तो 9 तरीके से। उसी तरह कॉन्सोनेंट भी आपको 21 तरीके से रखना पड़ेगा, है ना, बी है, सी है, डी है, एफ है। तो जब आप इसको गुना करेंगे ना तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो 9 पचे 45 और गुना 21, 21 पंचे 105, है ना, कैरी 10, 21 चौक 84 और 10 94। मतलब मेरा 945 तरीके से या 945 पासवर्ड आप बना सकते हैं इस कंडीशन को यूज करते हुए। सही जवाब 945। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि किसी मेज पर 9 प्याले इस तरह सजाकर रखे हैं कि उनकी पंक्तियों और कॉलमों की संख्या समान है। इनमें से 6 प्यालों में कॉफी और 3 प्यालों में चाय है। इन्हें कितनी प्रकार से इस तरह रखा जा सकता है कि प्रत्येक पंक्ति में कम से कम एक कॉफी का प्याला हो? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मान लेते हैं यही हमारा टेबल है जो रो और कॉलम में डिवाइड है 3-3 के। एक और लेके चलते हैं, ठीक है। अब इसमें कहा जा रहा है कि 6 कॉफ़ी है, 6 कॉफ़ी है और 3 टी है, और यह भी कंडीशन है कि आप जो है ना प्रत्येक पंक्ति में कम से कम एक कॉफ़ी का प्याला रखेंगे। तो हम ऐसे रख सकते हैं, देखिए 3 कॉफ़ी यहाँ, 2 कॉफ़ी यहाँ, 1 कॉफ़ी यहाँ, और यहाँ पे रख सकते हैं 2 कॉफ़ी, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, बाकी जगह टी रख देंगे, है ना। देखिए 1 2 3 जगह टी और 1 2 3 जगह। अब आप समझिए कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कितने तरीके से ये संभव है। तो आप एक बात समझिए, यहाँ पे हम एक ही तरीके से अरेंज कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे कॉफ़ी आपको एक ही तरह का दिख रहा है। यहाँ पे कॉफ़ी नंबर 1 कॉफ़ी नंबर 2 नहीं है, सब एक तरह का कप है। तो ये हो जाएगा 3P1, और 3P1 की वैल्यू 3P1 की वैल्यू आपको पता है 3 ही कितना हो जाएगा, 3 गुना 2, मतलब 3 फैक्टोरियल बोलते हैं इसको। तो 3 गुना 2 मतलब 6 तरीके से, ठीक है, या 3 फैक्टोरियल कह लीजिए इसको। यहाँ पे क्या है, ये 2 तरीके से आप इसको रख सकते हैं। देखिए एक बार CC और एक बार यहाँ CC, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 3P2, और 3P2 को हम लोग क्या बोलते हैं 3P2। ये 3P2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसका जो मान है वो 3 होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप क्या रख सकते हैं 3 तरीके से, देखिए एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, चेंज कर सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा 3P और इसका मान हो जाएगा कितना, हाँ
3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम कितना लिख सकते हैं यहाँ पे 3। तो ये कितने तरीके से अरेंज हो गया, 6 गुना 3 गुना 3, तो 6 3 18 गुना 3 कितना हो जाएगा 54 तरीका तो इधर है आपके पास अरेंज करने का। अब इसमें देखिए, इसमें यहाँ पे आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ एक बार CC, एक बार यहाँ CC और एक बार यहाँ, ठीक है। उसके बाद एक बार यहाँ यहाँ, ठीक है, यहाँ और यहाँ यहाँ, ठीक है। उसी तरह यहाँ यहाँ और एक बार यहाँ यहाँ। तो ये कुल मिला के कितना हो जाएगा 3 तरीका, 3 तरीका और 3 तरीका, तो 3 तिया 9 तिया 27 तरीका, मतलब 27 तरीका इसमें और 54 तरीका इसमें। तो टोटल मिला के कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं, तो 54 प्लस 27, तो 7 4 11 5 7 4 11 और 5 2 7 1 8, मतलब 81 तरीके से आप मतलब उस कॉफ़ी और टी को अरेंज कर सकते हैं, जिसमें कि कम से कम एक कॉफ़ी का प्याला हर कॉलम या रो में दिखे। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग उनके गुणनफल के बराबर है, तो ऐसी कितनी संभावनाएं हो सकती है। देखिए जनरली बच्चे है ना एक बोल देंगे तुरंत, उनको बस एक ही चीज दिखता है, क्या 1 + 2 + 3 बराबर 1 गुना 2 गुना 3, यहाँ भी 6 और यहाँ भी, और तुरंत एक आंसर लगाकर आ जाते हैं, बट गलत है एक आंसर। मतलब ये तो सही है बट आपका आंसर एक गलत हो जाए। तो क्या होगा इसका आंसर, तो देखिए इसका आंसर आपको यहां बताते हैं। सबसे पहले यहां पे देखिए क्या बोल रहा है, 3 क्रमागत पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, पूर्ण अंक इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है, मतलब आप -1 भी इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर। तो एक कंडीशन ये हो गया ना आपका +1, अब इसको हटा दीजिए, ठीक है। ये तो पहला कंडीशन है जो सेटिस्फाई हो रहा है। आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं -1 + 0 + 1, इसका मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा ना, और उधर लिख देंगे -1 गुना 0 और गुना भी 0 हो जाएगा। ये कंडीशन नंबर 2, मतलब संभावना नंबर 2। और तीसरा ये देखिए ये भी तो हो सकता है -3 गुना -3, यहाँ प्लस -2 प्लस -1, जोड़ तो रहे हैं ना, बराबर -3 -2, ठीक है ना, गुना कर लेते हैं यहाँ -1, ये भी तो पॉसिबल है। यहाँ देखिए 3 2 5 1 6 माइनस में आ जाएगा, और 3 गुना 2 6, और फिर ये भी माइनस में आ जाएगा। यहाँ ये 0 यहाँ 0 यहाँ 6 यहाँ। तो हम क्या देखें, ऐसी 3 संभावनाएं हैं जिसमें कि उसका योग भी और उसका गुणनफल भी आपस में बराबर होता है, केवल 3। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि 0.xy है कि कितनी संख्याएं जहां x और y भिन्न शून्येतर अंक हैं, मतलब शून्येतर का मतलब नॉन जीरो डिजिट। तो नॉन जीरो डिजिट जो है ना वो हमारा 1 से 9 तक है, जिसको हम लोग कहते हैं होल नंबर। तो जीरो जो लग जाता है उसको होल नंबर बोलते हैं, नेचुरल नंबर है ना, ठीक है। नेचुरल नंबर होता है हमारा शून्येतर अंक। अब देखिए 0 दशमलव तो रहने दीजिए, अब x और y में अगर मान लेते हैं यहाँ पे हम 1 से 9 तक रखने की कोशिश करते हैं x को, तो कोई एक ही डिजिट तो आप रखेंगे, अगर 1 रख दिए तो बचा 8। तो मतलब यहाँ पे 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, मतलब आप 9 तरीके से तो x रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए एक डिजिट तो आपने रख दिया, अब बचा आपके पास 8 ही डिजिट, वो 8 डिजिट को आप 8 तरीके से y के लिए रख सकते हैं, मतलब कुल तरीका आपके पास कितना होगा 72, और यही आपका सही जवाब है। मतलब ये जो भी अंक होगा यहाँ पे वो यहाँ पे 72 तरीके से लिखा जा सकता है। मेरा सही जवाब है 72, मतलब 72 संख्याएं हो सकती है, 0.12 0 दशमलव है ना 21 0.13 0.31 करते रहिए, ये 72 नंबर ऐसा दिखेगा।
चलिए संभवतः अंतिम क्वेश्चन है, औसत से है। ए बी सी का औसत भार 40 किलो है। तो ए बी और सी जो है वो औसत भार 40 है, तो 40 गुना 3 कर दीजिए, 120 किलो का है। औसत है ना, तो 3 से गुना कर दिए। अब बोल रहा है बी डी ई का औसत भार 42 किलो है, तो 42 को 3 से गुना कर दिए, तो 2 तिया 6, 4 तिया 12, 126 किलो का बी डी ई है। अब यहाँ देख रहे हैं 2 बार बी आ गया, कोई बात नहीं। आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एफ और बी का भार जो है ना बराबर है, और ए बी सी डी ई एफ का आपको औसत भार निकालना है। तो बी के जगह हम यहाँ पे एफ लिख देते हैं। दिक्कत क्या है, बी और एफ तो बराबर है ना, तो चलिए बी को मिटा के हम यहाँ एफ लिख दें। तो देख लीजिए ए बी सी डी ई एफ, तो ए बी सी डी ई एफ का कुल योग कितना हो जाएगा, 120 प्लस 126। जब आप जोड़ेंगे तो 6 4 246, तो 246 तो कुल भार आया। अगर आपको औसत निकालना है तो औसत निकालने के लिए आप 6 से भाग भी तो करेंगे ना, क्योंकि 6 ही लोग हैं। 6 चौके 24, 6 इकाई, मतलब 41 किलो जो है ना, 41 किलोग्राम हमारा सही जवाब है इसका औसत भार। तो आज इस तरह हम एपिसोड नंबर 3 को कंप्लीट कर चुके हैं, और इस तरह देखा जाए तो 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया है। तो अब हम अगले एपिसोड में कोशिश करेंगे 2021 के क्वेश्चन को चर्चा करने की। वो भी हमारा 3 एपिसोड में होगा, उसमें भी क्वेश्चन इस तरह के होंगे और इतने ही क्वेश्चन होंगे। तो आप तीनों एपिसोड को जब तक देखिए और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको एपिसोड कैसा लगा। और आज के जो प्रश्न थे वो काफ़ी अच्छे प्रश्न थे, तो आप इसको प्रैक्टिस करिएगा घर पे, और आप अपने मतलब दोस्तों को या फिर जो भी जिसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है उसको वीडियो शेयर करना ना भूलें। आप खुद वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत बच्चे का कमेंट में यह शिकायत था कि उसको नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो ऐसा नहीं है, नोटिफिकेशन आएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पे आप क्लिक नहीं करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो आप बेल आइकन पे भी क्लिक कर ले, जिससे आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।